एमए फाइनल हिंदी के बच्चों का हार्दिक स्वागत। मैं अलका जैन, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, आपका प्रथम पेपर गद्य साहित्य में प्रेमचंद का उपन्यास गोदान आपके पाठ्यक्रम में है। आज हम प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का कथानक का विश्लेषण करेंगे। बच्चों, मूल उपन्यास जो है आपको स्वतः ही पढ़ना पड़ेगा, उसका अध्यापन स्वयं करना होगा। अभी हमारा ध्येय जो है कथानक को थोड़ा सा विश्लेषित करते हुए गोदान के बारे में बताना है। बच्चों, इससे पूर्व कालांश में मैं प्रेमचंद के कृतित्व और व्यक्तित्व के ऊपर एक कालांश दे चुकी हूँ। आगे मैं उसे पुनः न दोहराते हुए हम सीधे ही गोदान के कथानक पर चर्चा करेंगे। बच्चों, हिंदी उपन्यास साहित्य में प्रेमचंद का गोदान सबसे ऊपर माना जाता है, जिसे छूने का प्रयास अनेक उपन्यासकारों ने किया, किंतु उसके शिखर को कोई भी नहीं पहुंच पाया। गोदान भारतीय कृषक जीवन का महाकाव्य है और साथ ही इसमें नागरिक जीवन की भी कथा जोड़ी है, यानी कहें ग्राम्य और नगरीय जीवन का समन्वय गोदान में चित्रित है। प्रेमचंद ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे गांव से शहर को और शहर को गांव से जोड़ना चाहते थे। उनका यह प्रयास था कि हर स्थिति में गांव और शहर एक दूसरे के निकट आएं और दोनों एक दूसरे के जीवन में प्रवेश करते हुए एक दूसरे की समस्याओं का समझने का प्रयास करें। और यही मूल कारण है कि गोदान में ग्रामीण और नागरिक जीवन की विविध समस्याओं को यथार्थवादी शैली में अभिव्यक्त किया है। ऐसे कथानक को गोदान में 36 परिच्छेदों में विभाजित करके लिखा गया है। हम यहाँ उसी कथा को सारांशतः चर्चा करते हुए विश्लेषण करेंगे। उपन्यास का प्रारंभ जो है वो होरी नामक किसान से हुआ है। वह बेलारी नामक गांव का रहने वाला है। उसकी जमींदार साहब ने अच्छी मेल मुलाकात है। वह 5 बीघे का मालिक है। उसका संबंध राय साहब से, जो कि जमींदार हैं, काफ़ी अच्छे हैं। इसी कारण वह प्राय उनसे मिलने चला जाता है और मिलता रहता है। वह अपनी पत्नी धनिया को बतलाता है कि मिलते जुलते रहने से ही किसान का जीवन सकुशल चल सकता है। उसे महतो की उपाधि भी प्राप्त है। राय साहब से मिलकर वह जो भी निर्देश प्राप्त करता है उन्हीं के अनुसार कार्य करता रहता है। जमींदार साहब उससे अपने मन की बातें भी कहते हैं और अनेक प्रकार के काम भी बताते रहते हैं। इस प्रकार गोदान में बतलाया है कि होरी राय साहब अमरपाल सिंह से मिलकर कई तरह के उत्सवों और आयोजनों में भाग लेता रहता है। एक बार जब होरी राय साहब से मिलने जाता है तो रास्ते में उसके पड़ोस के गांव का भोला नामक किसान मिल जाता है। वह ग्वाला है
और उसके पास गाय है। भोला की गाय को देखकर होरी का मन ललचा जाता है। होरी के मन की इच्छा को समझकर भोला गाय की भी प्रशंसा करता है और उधर होरी भोला का किसी विधवा से विवाह कराने का आश्वासन देता है। भोला होरी के बदले में गाय लेने के लिए कहता है, किंतु वह उस समय गाय इसलिए नहीं लेता कि कहीं भोला उसे स्वार्थी न समझ बैठे। राय साहब के पास पहुंचकर होरी बहुत सी बातें करता है और राय साहब भी राष्ट्रवादी होने के कारण होरी के सामने अपने वर्ग की कमजोरियों को स्पष्ट कर देते हैं। राय साहब होरी को आदेश देते हैं कि उनके द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ लीला में होरी को राजा जनक के मालिक की भूमिका निभानी है। होरी इसे अपना सौभाग्य समझता है। घर आकर होरी राय साहब की प्रशंसा करता है और संपूर्ण जानकारियां अपनी पत्नी को दे देता है। होरी का पुत्र गोबर राय साहब को रंगा हुआ सियार बतलाता है। वह यह भी कहता है कि राय साहब इतने करुणाशील नहीं हैं जितना कि होरी समझता है। इसी बीच में होरी भोला का विवाह कराने और उसकी गाय लेने की बात अपने पुत्र और अपनी पत्नी के सामने बतला देता है। गोबर और धनिया पहले तो भोला का अपमान करते हैं, किंतु स्थिति को समझकर धनिया भोला के सामने विनम्र हो जाती है। भोला के घर में उसकी एक विधवा बेटी झुनिया भी है। गोबर और झुनिया परस्पर आकर्षित होते हैं। गोबर जब गाय लेने के लिए भोला के यहाँ जाता है तब झुनिया शिष्टाचार बस उसे काफ़ी दूर तक छोड़ने आती है। रास्ते में दोनों सहृदयता से पूर्ण वातावरण में बातचीत करते हैं और पुनः मिलने का वायदा करके अपने अपने घर लौट जाते हैं। होरी के घर गाय के आने पर उसका भाई हीरा ईर्ष्या करने लगता है। इसी कारण वह होरी की गाय देखने तक नहीं आता। एक और तो होरी की गाय की चर्चा सारे गांव में होती है, तो दूसरी ओर राय साहब के गांव सेमरी में धनुष यज्ञ की तैयारियां होती हैं। धनुष यज्ञ के आयोजन में गांव और शहर दोनों स्थानों के मेहमान आते हैं। शहरी मेहमानों में संपादक महोदय पंडित ओंकारनाथ, वकील, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर मेहता, मील मालिक खन्ना, लेडी डॉक्टर मिस मालती और मिर्जा खुर्शीद प्रमुख हैं। शहर और गांव के लोग आपस में मिलते हैं, मनोरंजन और विभिन्न विषयों पर बातचीत होती है। ओंकारनाथ अलग कमरे में जाकर फलाहार करते हैं। सभी लोग मजाक में यह तय करते हैं कि यदि पंडित ओंकारनाथ को मिस मालती कैसे ही शराब पिला दे तो उन्हें शर्त जीतने के उपलक्ष्य में 1000 रुपये दिए जाते हैं। मालती शर्त को स्वीकार कर लेती है। मालती उन्हें अपने आकर्षण जाल में फंसाकर शराब पिला देती है। इसी समय लोग वहाँ से उठना चाहते हैं, किंतु तभी एक पठान बंदूक लेकर आ जाता है और कहता है कि राय साहब के इलाके में एक आदमी को लूट लिया गया है। या तो उसे रुपया दिला दिया जाए, नहीं तो वह सभी को गोली मार देगा। सभी लोग मालती से रुपया देने के लिए कहते हैं, किंतु मालती इनकार कर देती है और लोगों की कायरता पर उन्हें फटकारती है। पठान मालती को उठा ले जाने की कोशिश करता है, किंतु इसी बीच होरी आ जाता है और वह पठान को ज़मीन पर गिरा देता है। ज़मीन पर गिरते ही पठान का असली रूप सामने आ जाता है।
वह वास्तव में मिस्टर मेहता थे, जो पठान का वेश बनाकर लोगों को डरा रहे थे। धनुष यज्ञ की घटना के बाद सभी लोग मिलकर शिकार का प्रोग्राम बनाते हैं और जंगल में शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। शिकार खेलने के लिए जाने वालों में मालती और मेहता, राय साहब और मिस्टर खन्ना तथा मिर्ज़ा खुर्शीद और तनखा हैं। सभी पूरे दिन शिकार खेलते हैं, किंतु मेहता शिकार खेलने के साथ साथ मालती की ओर आकर्षित भी होते हैं। शिकार के दौरान ही मेहता द्वारा मारी गई एक चिड़िया को एक जंगली लड़की लाकर उन्हें देती है। मेहता उसके साहस की प्रशंसा करते हैं और उसके आग्रह पर मालती और मेहता दोनों ही उसकी झोंपड़ी तक जाते हैं। वहीं वे नाश्ता भी करते हैं। मालती लड़की को हल्का समझती है, किंतु लड़की बड़ी ही स्वाभिमानी थी। शिकार के दौरान ही मिर्ज़ा साहब एक हिरण का शिकार करते हैं। जब सभी लोग शिकार के बाद गांव लौटते हैं तो अच्छे स्तर पर दावत का प्रबंध किया जाता है। एक और तो शिकार की घटना घटित होती है, धनुष यज्ञ की लीला होती है, तो दूसरी ओर होरी के घर आई हुई गाय सारे घर में खुशियों की बहार ले आती है। किसान लोग पहली बरसात होने के कारण अपने अपने खेत बोने में लग जाते हैं, किंतु जमींदार साहब का कारिंदा नौखेराम घोषणा करता है कि बिना लगान चुकाए कोई भी खेत नहीं बोएगा। होरी किसी भी काम से उसी रात बाहर चला जाता है। जब वह लौटकर आता है तो गाय के पास अपने भाई हीरा को खड़ा देखता है। सुबह होते ही पता लगता है कि गाय मर गई है। होरी हीरा पर शक करता है और धनिया साफ साफ कह देती है कि गाय को हीरा ने ही विष दिया है। सारे गांव में हल्ला हो जाता है कि हीरा हत्यारा है, किंतु होरी अपने भाई को बचाना चाहता है। परिणाम स्वरूप पुलिस के आने पर भी कुछ नहीं होता और होरी के घर वाले रो धो कर शांत हो जाते हैं। एक रात होरी अपने खेत पर सो रहा था कि तभी रात में धनिया जाकर उससे कहती है कि जुनिया घर आ गई है और वह गर्भवती है। गोबर का कोई पता नहीं है, वह न मालूम कहाँ चला गया है। होरी इस स्थिति को समझता है। धनिया उसे समझाती है और जुनिया उनके घर रहने लगती है। गांव वाले इस अपराध के लिए होरी को 100 रुपये दंड और 30 मन अनाज का दंड देते हैं। इसका विरोध धनिया करती है, किंतु पंचायत का फैसला मानना ही पड़ता है। गोबर जुनिया को अपने घर पहुंचाकर और गुप्त रूप से यह जानकर कि उसे घर में शरण मिल गई है, शहर चला जाता है। लखनऊ शहर में पहुंचकर गोबर नौकरी करने लगता है। संयोगवश वह मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ नौकरी करता है। मिर्ज़ा साहब कबड्डी के खेल का आयोजन करते हैं। उसमें मिर्ज़ा और डॉक्टर मेहता भी कबड्डी खेलते हैं। वहाँ फिर एक बार मिस्टर खन्ना राय साहब की अपनी स्वार्थवृत्ति के लिए अपने पक्ष में लाने का प्रयास करते हैं। गोबर के जाने के बाद होरी की स्थिति और खराब हो जाती है। वह पंचायत द्वारा किए गए फैसले के अनुसार दंड भरता है। उसकी खेती सूख जाती है और दिनों दिन वह दाने दाने के लिए मोहताज होता जाता है। होरी की इस दुर्दशा को देखकर हीरा की पत्नी पुनिया आकर धनिया को अनाज देती है। तब कहीं उनका काम चलता है। बुरे दिन जब आते हैं तो कहकर नहीं आते। एक और तो होरी यूँ ही परेशान था, दूसरी ओर उसकी ईख सूख जाती है। होरी की चिंता और बढ़ जाती है। वह इस चिंता में डूब जाता है कि बाकी का समय कैसे कटेगा, किंतु तभी भोला भी वहाँ आ धमकता है और गाय के रुपयों का तकाजा करता है। होरी रुपए नहीं दे पाता और भोला होरी के बैल खोलकर
ले जाता है। बच्चों, ये हमारी अब तक की हमने कहानी का जो है कथानक सुना। आगे का विवेचन कहानी का मैं अगले कालांश में करूँगी। तब तक के लिए हम मूल कथानक हमारे गोदान को मैं चाहूँगी कि आप उसका पठन करें और आगे मेरे कथानक का विश्लेषण को ध्यान से सुनें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले कालांश में।